वेलकम टू इनसाइड बिहार। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आप सब के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस सीरीज में जो हमारा पहला सेक्शन है वो इतिहास से शुरू होता है। तो इसे शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? अभी तो ये पाकिस्तान में है। इससे रिलेटेड हम इसकी जो डिटेल्स है उसको भी देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थल है अभी उत्तर प्रदेश का लहुड़ा देव जो कि एक जगह है वो है। ठीक है, और नवीनतम खोज के से पूर्व, इससे पूर्व कौन था? तो मेहरगढ़ था जो कि पाकिस्तान में था। और एक बात याद रखना है कि जो मेहरगढ़ है वहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहवा से, जो कि कहाँ है? बेलन नदी का तट प्रयागराज यानी कि यूपी में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक लिथिक लिथि जो वर्ड होता है लिथ, वो मेनली रॉक्स के लिए यूज होता है। कैल्को मेनली कॉपर के लिए यूज होता है, तो ये ताम्रपाषाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। तो भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के में अवस्थित हथनौरा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है, जो कि एमपी में है। उसके आगे मैच द फॉलोइंग है, इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चिरांद है वो बिहार में है, तो हम ऑप्शन खोजते हैं बी4 यहाँ हमें मिल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। उसके अलावा मैच करने की कोशिश करते हैं। तो जो गुफकराल है ये है कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो 2 यानी सही है। ए उत्तनूर जो है वो है तेलंगाना में, और पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में, तो उत्तर हो जाएगा 3421 जो कि है सी। अगला हमारा क्वेश्चन है संस्कृति से रिलेटेड, इसको भी मैच करने की कोशिश करते हैं। तो आहार संस्कृति है जो बनास नदी के किनारे थी, और जो ये आहार संस्कृति है वो राजस्थान में थी। ठीक है, तो पहला ए का है 4, यहाँ से सॉल्व हो गया। फिर आपका बी का है 3 यानी कि कायथा संस्कृति जो है काली सिंध जो है नदी अभी भी बहती है, एमपी में है ये। ठीक है, अगला है हमारा सावलदा। तो सावलदा जो है वो है ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, और मालवा जो है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से मैच कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ती है। ठीक है, इस समय की जो लिपि है, लेखन कला का तो ज्ञान है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यही आद्य ऐतिहासिक कला की जो है काल की विशेषता होती है। और भारत में, भारतीय इतिहास में लगभग जो आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है वो 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपका बौद्ध और जैन साहित्य के भी एविडेंस दिखने लगते हैं जो कि पढ़े जा सके हैं, तो इसीलिए इसे माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें सभी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत थी। मेहराब नहीं थी, मेहराब क्योंकि ये मुस्लिम ज़्यादातर जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ से शुरू होता है मेहराब वाली जो है। पूजा स्थल था, और उसके बाद है कला और वास्तुकला, सभी चीज़ें थी इसमें मेहराब को छोड़ के। ठीक है, इसकी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो ये लोथल को कहा जाता है मिनी हड़प्पा। ये अभी गुजरात में है, और ये अभी यहाँ ये था उस समय का बंदरगाह था। ठीक है, पोर्ट था उस समय का। अगला है, और इसका जो उत्खनन किया था प्रोफेसर एस राव ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। एक एक पॉइंट पे हम लोग विचार करते हैं। डाबरकोट कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, आप अगर हर एक पॉइंट पे सोच पा रहे हैं तो आप मान लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। ओके, अगला है क्वेश्चन, दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता
कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इराक में। ठीक है, इसका जो काल है वो लगभग 6000 ईसा पूर्व के पहले का है। लेकिन अभी का करंट अफेयर है कि भारत में इससे भी पुरानी सभ्यता है, जो कि अभी हरियाणा के भिड़ाना क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है। अभी कुछ समय पहले का पेपर में ऐसा आया था। तो इस क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है और संभवतः यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ये घोड़ा नहीं पता था। और ये हालांकि इस पे विवाद है, लेकिन बीपीएससी ने इसका जो अंतिम उत्तर माना था वो विकल्प बी को माना था, घोड़ा। तो आप भी बीपीएससी में यही लगा के आएंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा और बनावली दोनों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, टेराकोटा को अगर आप शब्द में तोड़ेंगे तो टेरा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और कोटा मतलब होता है पका हुआ। ठीक है, तो पकी हुई मिट्टी से कोई चीज बनाई जाती है तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले हैं, जो कि है राजस्थान में। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें है गुजरात के धौलवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, इस पर ध्यान रखें। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये कालीबंगा में। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है काली, और बंग मतलब काले रंग की चूड़ियां, इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो वीए स्मिथ ये अर्थशास्त्री थे, मेनली इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार थे वीए स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर.डी. बनर्जी हैं, राखल दास बनर्जी हैं, एम.एस. वत्स है, माधव स्वरूप वत्स, के.एन. दीक्षित भी हैं, वी.ए. स्मिथ एक हिस्टोरियन है। ठीक है, इंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है। इंडोलॉजिस्ट मतलब होता है जो इंडियन अप्रोच, यानी इंडियन टेक्स्ट बुक, इंडियन जो भी कल्चर है उसके माध्यम से जो इतिहास का अध्ययन करेगा उसको इंडोलॉजिस्ट अप्रोच बोला जाता है, और उसी के इतिहासकार थे वी.ए. स्मिथ। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल कलर का उपयोग हुआ है। ठीक है, इसे और भी इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार किन वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? ठीक है, लगभग 900 वर्ष। ठीक है, वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति रही, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रही। ठीक है, और कभी ऐसे बहुत से बुक में मिल जाएगा कि बहुत से जो थिंकर्स हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुआ इससे संबंधित अनुमान लगाया उन्होंने। उन्हीं में से एक है ऑरेल स्टीन। ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण था। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक वैदिक काल से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो घोषा संबंधित हैं, अपाला संबंधित है और विश्वारा संबंधित है। ये सभी विदुषी स्त्रियों का जो कार्य है वो ऋग्वैदिक युग में ऋग्वेद के संपादन से संबंधित है। और गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्री हैं, जिनकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में है, जिसमें कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगृह था, जिसको वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। और ये पहला राजवंश बृहदवंश की राजधानी थी, और बृहद्रथ वंश का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। राजगीर को कहीं कहीं आपको गिरिव्रिज भी नाम लिखा मिलेगा, गिरिव्रिज। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, और इतना इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको 4 वर्णों का उल्लेख मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि जाति प्रथा का जो उद्भव है यहीं से शुरू हुआ। ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो ये धर्मशास्त्र के समय हुई थी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे इससे रिलेटेड और भी कई सारे डिटेल्स हैं, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य अनेक जातियों यथा अंबट
उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार का आविर्भाव होता है और अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अनुलोम विवाह जिसमें कि जो वर होता है वो उच्च कुल का होता है और जो स्त्री होती है, जो वधु होती है, वो निम्न कुल की होती है। ठीक है, प्रतिलोम में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है। और आपको उसके अलावा गुप्ता फेज में भी मिलेगा, आपको फाइयान जो है उनके जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं उसमें मिलेगा आपको। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू होता है? तो इसमें उत्तर इसका है ई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इसके कारण भारत में राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों में प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि लगभग 1400 ईसा पूर्व है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसीलिए दिया गया है। हाँ, इसके आगे इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में किया गया है। ठीक है, इसमें लोहे से बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, के उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति भी हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार है। तो यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व जो काल है यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। आप देखिए बीपीएससी कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रही है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगज कोई जो है, अभी आप टर्की वाला जो एरिया देखते हैं वहाँ पे है, बिल्कुल एशिया के एक मुहाने पे है बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 14 शताब्दी ईसा पूर्व से कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों और साक्ष्यों की तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी जो कि आधुनिक रावी नदी है उसके किनारे लड़ा गया था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध, और जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, भरत जो है, भरत कबीला, यहीं से भारत का नाम आता है, भारत पड़ता है। उसके आगे है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं हैं? तो ये उपनिषद में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक, संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए हैं। याद रखना है, भाषा भी पूछ सकता है कि उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। ठीक है, और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, काशी के ऋषिपत्तम या मृगदाव, जिसे सारनाथ भी आज कहा जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको कहा जाता है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना, या इसका शाब्दिक अर्थ कहीं कहीं आपको दीपक का बुझ जाना भी मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो हमने डिस्कस किया, सारनाथ में दिया था, मतलब पहला उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इस पर विशेष स्टडी करके जाएं। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो लुम्बिनी में हुआ था। निधन कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोधगया में। अब प्रथम जो प्रवचन था वो सारनाथ में। तो क्या बनता है इसमें? सीरीज बनता है 3, 2, 1, 4। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चौथी, क्योंकि ये कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगीर में, राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, यही डिस्कशन नीचे दिया गया है। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली नगर में हुई थी, पहली हुई थी। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति क्या बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले हुई थी या बाद हुई थी? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला हम अपना इसके एक्सप्लेनेशन को और देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कहाँ? ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। इसे कहा जाता है आज राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसको भी अंडरलाइन करके रखना है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक जो था अजातशत्रु, इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। ठीक है। और उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक दो पिटकों में विभाजित किया जाता था। ठीक है। जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक में है। ठीक है। विनय पिटक जो भी भिक्षु हैं उनसे उनके कैसे व्यवहार हो इससे संबंधित एक संहिता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये भी राजगीर हो जाएगा इसका उत्तर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? हमने डिस्कस किया, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ कठिन बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। ठीक है। टोटल जो पिटक है वो 3 है। ठीक है। सुत्त पिटक है एक, दूसरा है विनय पिटक, इन दोनों की चर्चा हमने शॉर्ट में ऊपर की थी। तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं उसकी दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो विभाषा शास्त्र किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भी एक क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति की बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है। उसके बाद है दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी काला अशोक, मतलब एक रूलर थे, उनके शासनकाल में हुई थी वैशाली में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामिनी थे। कभी कहीं तो आपको सब्बाकामी भी लिखा हुआ मिलेगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? हमने डिस्कस किया, कनिष्क ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। सिहली अंशरूतियों, सिहली मतलब श्रीलंका से तात्पर्य है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ठीक है, ये भी पाटलिपुत्र होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ? कुशीनगर में। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, हमने उससे डिस्कस किया है। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, जो राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज्य में बुद्ध स्वयं गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, कौशल राज्य अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसमें, वहाँ पे इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उसे वहाँ पे था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा से उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा, मल्ल राज्य की जो राजधानी है, वहां पहुंचे। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, उनका बर्थ कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व, हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार उसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 563 ईसा पूर्व। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। हमने इसमें डिस्कस किया है तीनों के बारे में। विनय पिटक है, क्या है? तो दैनिक जीवन संबंधी नियम आचार विचार है इसमें। उसमें सुत्त पिटक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। तीसरा अभिधम्म पिटक है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा, इसमें दोनों के बीच अंतर है। क्या में? महायान जो और हीनयान। ठीक है, इसको अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो जो महायान है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव नेचर का है। ठीक है, और ये थोड़ा रिग्रेसिव कहना ठीक नहीं है, बट जो भी ओरिजिनल जो सिद्धांत थे उनको मानने की कोशिश करता है हीनयान।
ठीक है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हीनयान के जो संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो थे व्यक्ति लोग फॉलोअर्स वो बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। ठीक है, यही मूलभूत अंतर है हीनयान और महायान संप्रदाय में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कितनी पीढ़ी का है? ठीक है, इस पे विवाद हुआ था और बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता इसे डिस्कस करने का। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। ठीक है, और यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ वह चीन लौटे थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए वो मेनली यहाँ आए थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला कब? तो कनिष्क के शासनकाल में। अब याद करिए कनिष्क के समय क्या हुआ था, तो वो चौथा बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया था। क्या? हीनयान और महायान संप्रदाय में। एक्चुअली महायान शाखा बुद्ध को देवता मान लिया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, बोधिसत्व होते हैं जो भविष्य में बुद्ध के अवतार हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले शिक्षा प्राप्त की वो कौन थे? तो वो थे अलाड़ कलाम और रुद्रक रामपुत। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण है क्या? तो वो जो बुद्ध के घर छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में पहला में महात्मा बुद्ध अलाड़ कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। ठीक है, और इसमें अलाड़ कलाम को आप सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है। आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ज़्यादातर, और उसमें ज़्यादा इसमें जोड़ दिया जाता है। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। ठीक है, जैन धर्म में नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। क्या किस तरह का मतलब स्टडी से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म के स्टडी से मेनली संबंधित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन से अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। बाद में बुद्धगुप्त का भी इसमें रोल था उसका निर्माण करने में। तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। सॉरी, बुद्धगुप्त और जो तथागत गुप्त हैं ये उत्तर परवर्ती गुप्त शासक हैं। ठीक है, हो सकता है आपको मेनली जो बुक्स हैं वहां पे आपको इसकी चर्चा ना मिले, लेकिन जब आप बिहार का लूसेंट पढ़िएगा तो परवर्ती गुप्त शासक में आपको ये बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य जो हैं इनका नाम मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म, और ये वैशाली के निकट है। अभी उनकी माता त्रिशिला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे जिनसे दीक्षा लेकर वे आगे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड चीज है। एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी के जन्म की सही तिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से के पहले के काल में है, और इसमें एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही दिया जा रहा है। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप 599 ही टिक करेंगे, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में यही दिया गया है। और जो बीपीएससी है हमेशा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो एनसीईआरटी को ही मानती है ज़्यादातर केस में, तो आप इसको 599 ही मान के चले। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे कौन थे? जमाली थे। और जमाली कौन थे? तो ये महावीर स्वामी की पुत्री जो है प्रियदर्शना, उनसे उनका विवाह हुआ था जमाली का। ठीक है, और उनके प्रथम शिष्य थे भगवान महावीर के। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में है, नालंदा में एक जगह है, वहाँ इनका मोक्ष स्थान है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी। ठीक है, 24वें ये थे। आप कुछ 24 हैं टोटल, सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पहला 3 और लास्ट का 3 जरूर याद रखें। पहला जो है ऋषभ देव है, ऋषभ देव, और या पार्श्वनाथ हैं जो कि 23वें हैं शायद। इसको जरूर याद रखना चाहिए ये सब। उसके आगे है क्वेश्चन हमारा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी।
ठीक है। एक और चीज़ है जो तीर्थंकर वाले जो हैं, आप उसमें 19वें जो तीर्थंकर है ना, उनको जरूर याद रखें। जो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन उनका नाम मल्लीनाथ है। और इनके में डिस्प्यूट ये है कि इसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है, उनमें ये डिस्प्यूट है कि ये मेल थे या फीमेल थे, इससे संबंधित डिस्प्यूट है। तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइदर इन बीपीएससी और इन यूपीएससी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसे 14 पूर्व कहा जाता है। मतलब ये जो आगम है, वैसे जो जैन धर्म का जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसे आगम कहा जाता है, लेकिन आगम से भी पहले जो पुस्तक थी उसे 14 पूर्व कहा जाता है। ठीक है। और ये नंद राजा के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है 14 पूर्व। इसके अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। इसमें हुआ था इसका संकलन। त्रिरत्न यानी 3 रत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जैन धर्म से संबंधित है और इसको त्रिरत्न कहा जाता है। आज ही के वक्त संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता इन्होंने त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंद वत्स एवं किंच नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मक्खली पुत्र गोसाल के पूर्व से कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल के पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। ठीक है। संभवतः इसी संप्रदाय की लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है। जो क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था, तो कुछ जो जैन जो संप्रदाय था के कुछ लोग थे वो चले गए थे साउथ इंडिया में। ठीक है। तो जो चले गए उनको बोला जाता है दिगंबर, और जो यहीं रह गए थे उनको कहा जाता है श्वेतांबर। ठीक है। तो जो श्वेतांबर हैं उनके जो कह सकते हैं उनका जो लीड कर रहे थे वो स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर हैं वो वापस जो साउथ इंडिया में चले गए थे उनको दिगंबर कहा जाता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये कलिंग नरेश खाड़वेल। ठीक है, ये नाम है। ठीक है। कलिंग के ये राजा थे। कलिंग यानी आधुनिक जो उड़ीसा वाला अभी एरिया है उससे बोलते हैं। तो कलिंग जो थे वो चेदी वंशीय शासक खाड़वेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा देखिए के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका बिना एक तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खाड़वेल के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये कलिंग के जो राजा थे खाड़वेल उनसे संबंधित है, और यह प्राकृत भाषा में है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया वो था जिम्बिका ग्राम, और उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। और फलतः वे केवलीन कहलाए, मतलब जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, ये भी आप याद रखें। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शैव तथा भागवत धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये गुप्त लोगों की थी, गुप्त वंश की थी। सॉरी, भागवत और वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है। वैष्णव मतानुयायी थे, संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। ठीक है। और इसमें वैष्णव धर्म में जो है विष्णु भगवान है, उनकी पूजा होती है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों के राज चिन्ह था। ठीक है। तो जो भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय का जो मेन उनके पोषण करता थे वो गुप्त राजवंश था। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में बनाया इन्होंने लोकप्रिय। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है छठी सती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद इसमें बीपीएससी ने इसका उत्तर ए को माना है। ठीक है। तो आप ए को ही मानेंगे क्योंकि पहले बीपीएससी ने माना है इसे। ऐसे इसे पाटलिपुत्र का संस्थापक में भी डिस्प्यूट हो सकता है कि क्योंकि इसको
अजातशत्रु ने बसाया था मेनली, क्योंकि ये दो नदियों के संगम पे था और लिच्छवी जो गणराज था उन पर नजर रखने के लिए और वहां से किसी भी संभावित अपने जो क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह इसे छावनी के रूप में बसाया था अजातशत्रु ने। तो शायद यही डिस्प्यूट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए ये गंगा और सोन नदी के बीच संगम पर था और वहाँ यहाँ पे उन्होंने एक किला बनाकर इसकी स्थापना की थी और उदयन थे जिन्होंने इसे राजधानी बनाया था। ठीक है, शायद इसीलिए बीपीएससी इसे उदयन मान रहा है, बट क्वेश्चन जो वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो यहाँ जो है ये भी उत्तर में शायद त्रुटि है कुछ। उदयन ने बनाया था सबसे पहले अपनी राजधानी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो उदयन थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु। देखिए यहाँ पे जिस डिस्प्यूट की हम बात कर रहे थे वहां पे ये आंसर दिया गया है, अजातशत्रु ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अनर्त जो है वो गुजरात का एक क्षेत्र है। ठीक है, तक्षशिला कहाँ है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, चोल कहाँ है? तो ये साउथ इंडिया में था। ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। एक बार जो डायनेस्टी का जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर है उसको याद रखना भी जरूरी है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश। ये बीपीएससी द्वारा कई बार इसे सजाने के लिए दिया जा चुका है। फिर आता है शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो यह राजगृह है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ विशेष है नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। मल जो था वो कहाँ का था राजधानी? तो ये कुशीनारा का। अंग जो कि बिहार में है, जो आधुनिक अपना भागलपुर का जो क्षेत्र है वो है चंपा। ठीक है, वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। ठीक है, और तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो क्रम क्या बन रहा है? क्रम बन रहा है 4 3 1 2। तो आंसर हो जाएगा ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, वैशाली में गणतंत्र। ठीक है, लेकिन ये आधुनिक गणतंत्र से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे गण का अर्थ होता था कि कुछ लोग मिलके निर्णय लेते थे। एक संघ होता था, संघ के कुछ प्रमुख होते थे और वो प्रमुख मिलके निर्णय लेते थे। आगे हम देखते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ओके, स्पार्टा और एथेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीस से संबंधित है। जो एथेंस थी इसको सिटी ऑफ आप कह सकते हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग का एक क्षेत्र था। और जो स्पार्टा था वो क्या था? तो यहाँ पे जो लड़ाकू लोग होते थे मतलब जो सोल्डर्स होते थे उनका जो क्षेत्र था वो स्पार्टा था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री रही है, तो इसके बारे में जानना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये काम आएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी क्या? गिरिब्रिज या राजगीर। ठीक है, उसके बाद प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो आरंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। पाटलिपुत्र बाद में आया। चंपा कभी राजधानी थी नहीं मंगध की। वैशाली भी नहीं थी, अंग भी नहीं था। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अभी हमने ऊपर सीरीज को देखा था। और अजातशत्रु मगध वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार, जिनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, और अजातशत्रु जो है इनकी हत्या जो है उनके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ है? ये अगुंतर निकाय में है। उसके अलावा आपको भगवती सूत्र में भी मिलेगा। ठीक है, ये भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे, ठीक है। और बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इनकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास जो एक कवि हैं, कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनकी पुस्तक है स्वप्न वासवदत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इनमें जो कहानी है उसके वो वासवदत्ता और उदयन की कहानी है, ठीक है। और मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंतिक था, मतलब एमपी वाला जो क्षेत्र है, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक थे, ठीक है। और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का ने शासन किया? हमने ऊपर डिस्कस किया है, मौर्य साम्राज्य ने। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग नरेश से खारवेल का संबंध था? तो ई से था। ई मतलब एक से अधिक है यहाँ पे। कौन कौन? महामेघ वाहन वंश भी है और चेदी वंश भी है, मतलब दोनों एक ही वंश का नाम है, बट मतलब इसीलिए दोनों चीज दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर, ठीक है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इसका नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया, ठीक है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है कहाँ से? तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, हाथी गुम्फा के लेख के साथ। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरख गिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये खारवेल के द्वारा, ठीक है। बराबर जो अपना जहानाबाद का जो एरिया है वहां पे है, तो उसका में जो गोरख गिरी जो पर्वत है उस पर किस पे जीत की गई? तो खारवेल के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी भी प्राप्त होता है। दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। टॉपिक है यूनानी आक्रमण से संबंधित। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो यूनान है वो क्या है, मतलब ये अभी जो वर्तमान में जो ग्रीस वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं उसी को यूनान कहा जाता था पहले। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद थे, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखों में उसे अग्रमीज कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अग्रमीज कहा गया है किसको? घनानंद को। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है, 72 साल उसका सेनापति था, ठीक है। डेफिनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में बनते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित पहला क्वेश्चन है, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और या एंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। ये भी याद रखना है, एपियन या एंड्रोकोट्स कहा था, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सैंड्रोकोट्स कहा था। आप याद रखें, ये देखने में काफ़ी छोटा फैक्ट लग रहा है, बट कभी कभी आपको एग्जाम्स में या फिर जो टेस्ट सीरीज होता है वहाँ ये क्वेश्चन डाला जाता है कि कौन क्या बोला था। तो जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन जो थे वो सैंड्रोकोट्स बोले थे, और एंड्रोकोट्स कौन बोले थे? तो ये प्लूटार्क बोले थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा हुई थी? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट थे, ठीक है। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने 72 भाग पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उनके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, यानी आधुनिक जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो भी इनके क्षेत्र में था सम्मिलित। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था सम्मिलित, और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, ठीक है। मतलब एकीकरण सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ। जो अखंड भारत की हम संकल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से आती है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इनके जो संत है वो बिंदुसार, और इनके संत थे अशोक। और बृहद्रथ कौन थे? तो ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त
मौर्य थे जो सर्वप्रथम जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, ठीक है, कहाँ से यह जानकारी प्राप्त होती है? जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणी भाग में अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सम्राट अशोक भी हो सकते हैं कलिंग की वजह से, लेकिन आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी मृत्यु भी श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो ये एक काफी यहाँ से एक फैक्ट है जहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। इतिहास में उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है विशाखदत्त में। विशाखदत्त के जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसमें हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से इसमें वर्णन हुआ है, जिसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल कहा गया है, जो कि कुलहीन या निम्न कुल का इसका अर्थ होता है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। ये काफी डिस्प्यूटेड है, बट आप याद रखेंगे विशल कभी कभी पूछा जाता है, विशल का मतलब क्या होता है, तो ये कुलहीन या निम्न कुल का होता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था किसका? किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। सेल्यूकस निकेटर नाम है। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी दूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। इससे संबंधित एक और फैक्ट है, पता नहीं इसमें आगे दिया गया है कि नहीं, कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध हुआ था 303 से लेके 305 ईसा पूर्व के करीब की बात है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट इसके बात है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ये करीब 7 श्रेणियों में बांटा है। इसमें से कौन कौन से वर्ग हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार और व्यवसायी एक ही वर्ग है, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां मंत्री एवं उपदेशक। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। आप ये सब छोटे डिटेल को याद रखेंगे, तब आपको एलिमिनेशन जो मेथड है उसको लगाने में काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मेगास्थनीज ने कहा कि दास प्रथा का चलन भारत में नहीं था, तो आपको ये काफी एलिमिनेशन में ये जो फैक्ट है आपको हेल्प करेगा। आगे फाहियान इससे संबंधित आएंगे, उसके बाद अलबरूनी आएंगे, दास प्रथा के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ आइडिया लगेगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये इंडिका में है। और इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका को लिखा था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों की वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है, तो इसे मैच करने की कोशिश करते हैं। चोल मंगलम झील ये किसने बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। A3। ठीक है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? सम्राट अशोक ने। 3 एंड इसके बाद हो जाएगा 4। प्रयाग में सभा किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने, तो ये हो जाएगा 2। और फिर सुदर्शन झील के निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो पश्चिमी भारत पर जो ये प्रमाणित होता है वो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभी आप देखेंगे तो वो गुजरात के क्षेत्र में है, और रुद्रादमन एक राजा का नाम है, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम है। और इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। 150 ईसा ईस्वी में रुद्रादमन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, ठीक है याद रखना है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर यवन राज तुषाष्ट्र ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई थी। ठीक है, तुषाष्ट्र भी है इसमें। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनर्थ के बारे में, ठीक है, जो गुजरात का क्षेत्र मैंने बताया था कि है, तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। अगला है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वह सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ई के साथ जाएंगे।
किसी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि कलिंग से संबंधित है या फिर उड़ीसा से वर्तमान संबंधित है, तो लेकिन कलिंग जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है ये, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यह गुफा भुवनेश्वर भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका नहीं था सम्मिलित, ठीक है, सम्राट अशोक के क्षेत्र में। और इसमें आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में अशोक का अधिकार चोल, साउथ इंडिया पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, ठीक है। और इसी में सम्राट अशोक के शिलालेख में भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनका वर्णन है, तो उसमें यही चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाबरू स्तंभ, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। भाबरू वैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक, सम्राट अशोक का एक आप कह सकते हैं नाम है प्रियदर्शी, मतलब भगवान को प्रिय है जो। लाजा माघे संघे अभिवादेन तनु आहा अपावा, जो भी ये लिखा गया है जो लाइन है, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है, ठीक है। कौन सा? भाबरू अभिलेख। वर्तमान में जो भाबरू क्षेत्र है ये राजस्थान में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें क्योंकि ऑप्शन ई भी है तो इसमें शांति और अहिंसा तो है ही, बड़ों का सम्मान भी है, ठीक है, धार्मिक सहनशीलता भी है, तो उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी, ठीक है, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर बताया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो क्या है? प्राकृत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला है शिलालेख जो कि कुल टोटल 14 है, फिर है स्तंभ लेख, वृहद शिलालेख, फिर है गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। देखिए आगे ये डिटेल आया, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो शहबाजगढ़ी से, मानसेहरा से, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एड़गुर्डी और सोपारा। ये इंपॉर्टेंट है जगह, ये याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी न होकर खरोष्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी इसका ही एक्सप्लेनेशन है, आगे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में, ठीक है, सरेकुना से भी मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ये ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और इसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया जा गया है? तो जो श्रेय प्रिंसेप है उनको दिया गया है, ग्रोटेफेंड है इनको दिया गया है, और लेसन है इनको दिया गया है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी, ठीक है, खरोष्टी लिपि के संबंधित। इसको सबसे पहले पढ़े थे कौन? प्रिंसेप। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि फिर से वही क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं स्किप करके। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसमें उत्तर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। सॉरी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऊपर में ही इसी बुक में दिया जा गया था कि इसकी स्थापना जो की थी अजातशत्रु ने की थी, और सबसे पहले राजधानी भी बनाई थी उदयन ने, एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका उत्तर हो सकता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये बृहद्रथ थे, और पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी।
और वह ऐसा पहला राष्ट्र सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन किया, ठीक है, मतलब अखंड भारत कह लीजिए आप। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर में किसने विश्वास किया? तो ये रोमिला थापर है, इतिहासकार हैं, फेमस इतिहासकार हैं, इनका ये मंतव्य है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था, ठीक है। बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय लगा देंगे, लेकिन याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि गुप्त वंश में बनी थी, गुप्त वंश के दौरान की बात है, और मौर्य काल उससे पहले की बात है। तो कभी कभी एग्जाम के प्रिपरेशन में ये गलती बहुत लोगों से होती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये मौर्य वंश आएंगे, फिर आएगा क्या, शुंग वंश, फिर आएगा कण्व वंश, फिर आएगा कुषाण वंश। तो उत्तर हो जाएगा ए। एक बार देख लेते हैं टाइमलाइन भी। मौर्य साम्राज्य का टाइमलाइन क्या था? 321 से 184 ईसा पूर्व। शुंग राजवंश का टाइमलाइन क्या है? 184 से 73 ईसा पूर्व। और इसके बाद कुषाण साम्राज्य है जो पहली ईस्वी से तीसरी शताब्दी तक है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से? तो जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे, उन लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव में दान दिया, ठीक है। बलपुत्र देव का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने देवपाल से संपर्क करके नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमिका वाला राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? हमने डिस्कस किया, ये कौन थे? बलपुत्र देव, शैलेंद्र वंशी शासक, जावा यानी आधुनिक जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसे मैच करते हैं। कर्ण सुवर्ण ये कहाँ है? तो इसको पश्चिम बंगाल में। फिर है प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। तो जो प्राग ज्योतिष है, पूर्व भी कहीं कहीं दिखा जाता है, तो यह असम में है। गिरनार कहाँ है? तो गिरनार है गुजरात में, और प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है इसमें, जिसकी वर्तमान स्थिति जो है मुर्शिदाबाद जिला है। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम और उसके आसपास क्षेत्रों के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जो प्रतिष्ठान है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र में है, ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रा दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये रुद्रा दमन थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? याद रखना है, ये विम कडफिसिस थे। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए, किसके द्वारा? तो सातवाहनों के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शीशे के जो सिक्के से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ी संख्या में, तो ये सातवाहन हो जाएगा। अगर स्वर्ण मुद्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये विम कडफिसिस हो जाएंगे, जो कि कुषाण शासक हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा जारी की गई। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी, ठीक है। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर शासन रहा? तो इसमें कण्व वंश का शासन रहा। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार दिए गए। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे कण्व या कण्वायन कहा जाता है, ठीक है। तो वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित है। इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। जो कि रामगुप्त जो है इनको मार के हत्या करके वो शासक बन जाते हैं।
इसका हम लोग देखते हैं आगे डिटेल। लेकिन शकों के आक्रमण के का सक्षम विरोध न करने के पाने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त, और इन्हें कहा था प्राचीन भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने उनकी वीरता और विजयों से प्रभावित होकर। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रयाग जगह का नाम है। प्रशस्ति उनकी मतलब उनकी वीरता के संबंधित चर्चा मिलेगी आपको इसमें। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया तो वो स्कंदगुप्त है, ठीक है। हून एक आप कह सकते हैं रेस या एक कम्युनिटी को कहा जा रहा है जो कि बाहर से अटैक करते थे इंडिया पे। तो इसको हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईसा पूर्व में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण का एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूनों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हैं कुमारगुप्त, ठीक है। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के का जो संस्थापक है वो शक्रादित्य यानी कुमारगुप्त ही है। उनका जो नाम बोला है हेनसांग ने, तो वो बोला है शक्रादित्य, ठीक है। जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कृष्ण कुमारगुप्त के रूप में हुई है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य की थी। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट, यही सब है। आगे हम देखते हैं इसमें किस किस ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने, परवर्ती गुप्त शासक हैं टू बी मोर प्रिसाइज, इन्होंने इसे दान दिया या ये रेजुविनेट कराया। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो ये गुप्त युग है। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इसमें डिस्प्यूट हुआ था। कौटिल्य नहीं है, क्योंकि कौटिल्य जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ये तो सही है, ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ठीक है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है। नालंदा के विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर में निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप यह महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है घटने लगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी सही है, क्योंकि अब जो है जो यहाँ पे पाल शासक हैं और पाल शासक जो हैं, अब इसकी जगह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ था, इसके अवशेष वहाँ देखे जाते हैं, तो उनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। दोनों सही है पर इसकी व्याख्या ये नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया। ये गलत है, इसलिए कि फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दूसरा क्वेश्चन है, हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया था, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि हेनसांग जो है वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाहियान जो है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हमने डिस्कस किया। यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन किया इन्होंने। और चीनी यात्री हेनसांग जो है सम्राट हर्ष के समय आए थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की। इंपॉर्टेंट है, ये 518 से 521, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर को ई माना गया है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए, क्यों? क्योंकि संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांशता को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन के लिए आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसांग के आगमन के समय गांव बन चुका था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हड़ार, सोनपुर, सहगौड़ा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जहां से कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत से भृगुकुच या बड़ौच, ठीक है, तो ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। तो जो ताम्रलिप्ति है वहां से जो साउथ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वहां पे से व्यापार होता था, और जो भड़ौच है वहां से पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां से व्यापार होता था। वेस्टर्न मतलब जो आज का वेस्टर्न इससे नहीं समझना है, पड़ोस के जो वेस्टर्न है वहां उससे संबंधित है ये। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग, क्योंकि शास्त्रों में भी यही मान्य बताया गया है, उपज का 6ठा भाग। आगे है इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि कर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर या उद्रंग कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यहाँ है। किस प्रकार की भूमि को अप्रतहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसके अप्रतहत कहा जाता है। ठीक है, और ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के लिए एक पद है जो कि यूज होता था। ये गुप्त काल से संबंधित है, अप्रतहत वर्ड। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का पर विचार करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें इसके डिस्कशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के में नवरत्न रहते थे उनके दरबार में, उनमें से एक थे अमर सिंह। अमर कोश इन्होंने रचना की थी। अमर कोश में भूमि के 12 प्रकार के भूमि की सूची दी गई है, जिनमें शामिल है उर्वर, मरु मस्थली, ऊसर यानी बंजर भूमि, अप्रतहत पड़ती भूमि, साधवला, पंकिल, जलप्रायानुपम नमयुक्त, कच्च मतलब जो दलदली है, सरकड़ा यानी चूना पत्थर से संबंधित कंकड़ युक्त, सरकड़ावती, नदी मात्रक और देव मात्रक। ठीक है, तो उत्तर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उर्वरा भी है, मरु भी है, देव मात्रक भी है, सातबाला भी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये हरिसेन है, हमने डिस्कस किया था ऊपर। और अशोक इसमें क्या है, हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय मतलब श्री पर्वत क्षेत्र का शासक आंध्र भृतीय कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के शासक थे, किंतु बाद में उनके पतन के बाद वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अगला क्वेश्चन है हमारा राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो इसमें हम देखते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, संस्थापक थे कौन? विंध्य शक्ति। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। उनका साम्राज्य उत्तर भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। इसको भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। वाकाटक इसमें उनका प्रवरसेन फर्स्ट के समय ही वाकाटक की वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में दक्कन हैदराबाद में के क्षेत्र में विस्तृत हो गई थी। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की। कोई किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। इसके बाद है 4 अश्वमेध यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। किसने? प्रवरसेन वन ने वैदिक अनुष्ठान और 4 अश्वमेध यज्ञ। पुराने में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सत्य हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें सॉरी हमने आगे जो पॉइंट्स थे उसको डिस्कस नहीं किया। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, सही है। ये दूसरा पॉइंट भी सही था। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो 3 पॉइंट सही है, तो प्रूफ में से एक से अधिक होगा। हून राजा तोरमान किस
औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो ये प्रकाश वर्धमान के द्वारा इनको पराजित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है, तो इसको याद रखना है। वानभट्ट की रचना है हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक वंश ने थानेश्वर में की थी। कवि बान निवासी था कहाँ का? तो कवि बानभट्ट का जन्म को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार बिहार में सोन नदी के किनारे प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इससे का उत्तर बीपीएससी ने उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हेनसांग थे, इन्होंने भारत की यात्रा की। हेनसांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इनके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। इसमें है कि इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगवांग, ठीक है, चांगआन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयू की कहा जाता है, ठीक है। जो हेनसांग का जो यात्रा ग्रंथ है उसको सीयू की कहा जाता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। लगभग 15 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानेकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया, ठीक है। एक बार 637 में, एक बार 642 में। इस प्रकार हेनसांग ने नालंदा में निवास की कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र? तो ये मथुरा, ठीक है, सूती कपड़ों के लिए हेनसांग इसकी चर्चा करता है। और बान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारी के लिए लाल भूमि बताया है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो बीपीएससी द्वारा कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये भास्कर वर्मन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो ये सम्राट हर्ष थे। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, ठीक है। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये न्याय जो दर्शन है उसका विकास हुआ, ठीक है। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम थे, ऋषि गौतम थे। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये कौन थे? आर्यभट्ट थे, इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय और सूर्यास्त की जो संकल्पना है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण, ये आर्यभट्ट द्वारा दी गई थी। और चलिए आगे इससे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते थे? तो गुप्त काल में कौन थे? सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता है, ठीक है, ये काशी के रहने वाले थे। सौनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। और शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्रक, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया, ठीक है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और उत्तर प्रत्यों में इसका विकल्प जो है उत्तर ए माना था। तो करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और कोशिश करेंगे कि आज एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उस पर पर्याप्त डिस्कशन कर इसे एंशिएंट हिस्ट्री को आज खत्म करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो गोशाल थे, मक्खली गोशाल। और ये जैन धर्म या महावीर के समकालीन थे, भगवान जो महावीर हैं उनके समकालीन थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय मुख्यतः नियतिवाद से संबंधित है। और इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। यह आप बीपीएससी मेंस में भी पढ़ेंगे मौर्य कला में। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा, याद रखना है, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, ये गुफा आदि प्रमुख हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें स्तूप क्या होता है? तो यहाँ दिया गया है कि स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य, इस पर ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध के साथ साथ उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। ठीक है। उसके अलावा स्तूप जो है वो पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य क्या है? तो ये चैत्य जो होता है वो उसमें प्रार्थना कक्ष होता है और पूजा के लिए भी कक्ष होता है। और इसके बाद है विहार। विहार का क्या है? तो जो भिक्षुओं का निवास स्थान है उसे विहार कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल वंश के समय खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। तो चंदेल राजवंश जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में था। उसके आगे है हमारा क्वेश्चन, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ये कुषाणों के समय फैली। ठीक है। कुषाण कनिष्क जिस राजवंश के शासक थे। ठीक है। और गांधार शैली के अलावा कनिष्क के शासन काल में एक मथुरा शैली भी का भी उत्कर्ष हुआ था। ठीक है। दोनों मूर्ति निर्माण की एक शैली थी। गांधार शैली जो थी वो ग्रीक और रोमन कला से संबंधित थी, उनके जो मिक्सचर से बनी थी गांधार शैली। मथुरा जो शैली थी वो एक तरह से स्वदेशी शैली थी। आपको जो गांधार शैली है इसमें बुद्ध की मूर्तियों में घुंघराले बाल दिखेंगे, जबकि मथुरा शैली में स्वदेशी रूप से उनको दिखाया गया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो ये बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार शैली में प्राप्त हुई है। और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला। ठीक है। एक चीज याद रखना है कि देवगढ़ का मंदिर जो है वो झांसी के पास है और इलाहाबाद में क्या है? गढ़वा मंदिर। और ये सब गुप्त कला से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग स्थित है कहाँ? तो ये अजंता में है, बोधिसत्व पद्मपानी। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ में आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवी यह स्थिति दोनों को संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख है? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा दहन यानी सती प्रथा, मेनली आप समझ लीजिए। तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में था। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो कि 510 ईसा पूर्व में 510 एडी में आया होगा इसमें। और जो सती प्रथा का जो नवीनतम जो सबसे वर्तमान में जो घटना देखी गई है वो 1989 या 87, मैं अभी कंफ्यूजन है मुझे, बट 89 या 87 में राजस्थान में देखी गई थी। रूप कंवर नाम की एक महिला थी, उन्होंने अंतिम बार सती प्रथा को अपनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में प्रमुख सहयोगी थे? तो ये चंदेल थे। ठीक है। ठीक है। इस क्वेश्चन में इसके डिटेल्स को भी देखते हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव सर्वोत्तम है। ठीक है। ये याद रखना है, कंदारिया महादेव मंदिर जो है उसका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। ये बीपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कंदारिया महादेव या राजराजेश्वर मंदिर, तो आप इस पर विशेष स्टडी करके जाएं। उसके बाद है बड़ा बुदुड़ विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला का शानदार उदाहरण है। तो भारत और जावा कला, जावा यानी आधुनिक जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है। बड़ा बुदुड़। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजी थी? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजी थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत से संबंधित। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और चोल वंश जो था प्रारंभ में पल्लवों के सामंती सरदार थे, ठीक है। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। और इससे संबंधित जो उल्लेख है वो उत्तर मेरुड़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट तो होता है, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास ही अगला क्वेश्चन बनाया जा सके, तो आप इसके बारे में स्टडी करके जाएं, हर ऑप्शंस पे सोच कर जाएं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रचलित था? या ये फिर चोल साम्राज्य होगा। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? तो कैलाशनाथ मंदिर बनाया था पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एक कामबड़ेश्वर मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है, याद रखना है इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया था राजराज प्रथम में। इसी को कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ये 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये कुरूर थी चेर वंश की राजधानी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल और तमिलनाडु का जो कुछ भाग है वहां पे केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी साम्यता कुछ विद्वान कुरूर से ही करते हैं, ठीक है। और जो उदय जीरल था वो चेर राजा था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो चेर, चोल और पांड्या तीनों का है, तो कदम का नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए फेमस था? ठीक है, तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। उरैयूर एक जगह का नाम है, और याद रखना है जो मैंने ऊपर बताया था उत्तर मेरुड़ वो अलग है, वो ग्राम प्रशासन से संबंधित अभिलेख है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अगारू नाम से मिलता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो इसको गोपुरम कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। पल्लव, पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चल के गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोमन समाज से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो ये कुषाण थे। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध इन्होंने स्थापित किया था। तो कुषाण जो शासक था, कुषाण जो राजवंश था, मुख्यतः जो सिल्क रूट था, मध्य एशिया से जो गुजरता था, उस पर इनका अधिकार काफी डोमिनेंट पोजीशन में थे इस जगह पे, इसीलिए वहां से व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य से इनका उस समय था। अगला हमारा क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और देवराय द्वितीय जो है संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और आगे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक, ठीक है। और इसके प्रणेता थे या प्रवर्तक थे महर्षि कणाद। तो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत हो जाएगा वैशेषिक। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है, तो ये कार्तिकेय पे बेस्ड है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, ठीक है। यहाँ चरित्र की बात हो रही है, अगर लेखक हो जाता तो यहाँ पे कालिदास हो जाते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाखदत्त है। और इससे मौर्य इतिहास के बारे में पता चलता है।
और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर किससे संबंधित इसमें बातें लिखी गई हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इंडिका है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज है। फिर से वही क्वेश्चन है। अगला हमारा है मैच द फॉलोइंग। तो बृहद संहिता जो है वो वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी जो है कल्हन के द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक देव चरित्र जो है वो विल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो बचा ये मूषिका मशाक जो कि अतुला के द्वारा लिखा गया है। तो सीरीज क्या बन रहा है? तो ये डी बन रहा है, 4 3 1 2। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। तो कामंदक जो है उन्होंने नीति सार लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, आपको पता होगा। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। कालिदास के कुमार संभवम है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, राजतरंगिणी मुख्यतः कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और इसमें आगे हम बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये विदेश नीति की चर्चा भी है इसमें शासन कला के सिद्धांत भी है और आर्थिक संबंध भी है। तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए राजनीतिक नीतियां इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? कौटिल्य। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? ठीक है। तो महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन लिखा गया था, यही सही है। उसके अलावा हम देखते हैं अमुक्त माल्यद जो है वो लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। सम्रांग सूत्रधार लिखा गया था राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे उनके द्वारा। मानसोल्लास लिखा गया था सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये ई है। यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में एक अनाम व्यापारी ने लिखा था। ठीक है, अननोन मैन। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। इरिथ्रियन सी मुख्यतः जो रेड सी है ना उसे बोलते थे। ठीक है। पृथ्वी राजसों के लेखक कौन है? तो ये चंद्रवरदाई है। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज जिनको राय पिथौरा की उपाधि भी प्राप्त है के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वी राजसों की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज से ही संबंधित है तो चंद्रवरदाई होंगे। स्वप्न वासव दत्ता ये किसने लिखा है? तो ये महाकवि जो है भास, इन्होंने लिखा है स्वप्न वासव दत्ता। अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम महाकाव्य की किस कवि ने लिखा? ठीक है, कुमार संभवम लिखा है कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है किराता जूनियम ये किस पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है भारवी ने। और इसकी कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो जो है व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं करता है। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, पाली भाषा में इसे लिखा गया मिलिंद पन्हो को। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया है और इसमें नागसेन और मेनांडर के बीच जो भी बातें हुई हैं उसका वर्णन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये वानभट्ट ने लिखा है और इसमें वर्धन वंश जो है उसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित है। विशाख दत्त जो है वो नाटककार है, मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है। वाराहमिहिर जो है वो ज्योतिष हैं। तो 2 1 4 3 इसका सीरीज बन रहा है। तो उत्तर हो जाएगा बी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। उत्तर हो जाएगा कामंदक। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पूर्व मध्यकाल से जो पहले का समय है उससे संबंधित है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश एक क्षेत्रीय वंश था जो बिहार में था। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो नान्यदेव थे और इसका जो शासनकाल था वो 1097 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। इंपॉर्टेंट है। और इस काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह थे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार करिए।
और इसमें आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी बनाए तो यहाँ देख लेना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, सही या गलत। तो यहाँ गलत पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत से मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। तो यह वर्तमान के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में, यह वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, तो नहीं, ये भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो 1 2 तो गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किसने की थी? बंगाल के किस शासक ने की थी, सॉरी। तो ये धर्मपाल थे। इसके डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एक बार। धर्मपाल ने इसकी स्थापना 770 से 810 इनका शासनकाल होगा ये। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन है, तो धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र के संस्थापक, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ? तो ये कर्नाट वंश थे, अभी हमने डिस्कस किया। इसके मैथिली का स्वर्ण युग कहा जाता है इसमें। उदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है, ठीक है। आधुनिक जो बिहार शरीफ वाला क्षेत्र है उसे बोला जाता है उदंतपुर, ठीक है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। उदनपुरी शिक्षा केंद्र। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन थे? तो सुल्तान जैनुल आबदीन, इनको कहा जाता था कश्मीर का अकबर। तो आगे यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है।